काफ़ी बार क्या होता है कि हो सकता है वो प्रॉब्लम खाली आप ही की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। टैलेंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ऐप इज़ जस्ट अ डिलीवरी मैकेनिज्म, बट कंटेंट इज़ व्हाट विल मेक मी स्टैंड आउट। किसी और का प्रोडक्ट बाई करके या पार्टनर करके किसी को लॉन्च कर रहे हो तो देन आपने वैल्यू ही क्या ऐड किया। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक फाउंडर से बात करेंगे जिन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई हैं, बेची है और आज वो लंबे टाइम के लिए एक कंपनी बना रहे हैं। तो जानते हैं उनसे उनके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। Yeah, hi, this is Abhishek from Plum. I'm building a company on employee health insurance. This is a company जो हमने 2.5 साल पहले शुरू की थी और अभी हम करीब 1500 कंपनीज के साथ काम करते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्या इससे पहले कुछ और भी करते थे या फिर ये पहली चीज़ है? थोड़ी सी अपनी जर्नी बताओगे, बैकग्राउंड बताओगे? सो एक छोटा सा बैकग्राउंड मेरा। सबसे पहले अंडरग्रेड के बाद मैंने कंसल्टिंग किया 2 साल के लिए मैकेंजी के साथ यहीं इंडिया में। कंसल्टिंग करने के बाद ये समझ में आया कि मेरा जो खुद की इच्छा है वो है कि खुद का इम्पैक्ट लाऊं, एंड उसके बाद समझ में आ गया कि कंसल्टिंग लाइफ में नहीं करनी है। सो माई वेरी फर्स्ट स्टार्टअप दैट आई ज्वाइन, दिस वाज बैक इन 2009। इंडिया में ये एक मीडिया स्टार्टअप था, 9.9 मीडिया। वहाँ पर इट वाज अ वेरी स्मॉल टीम जब मैंने ज्वाइन किया था, एंड आई स्पेंट अराउंड 2 years, बट आई थिंक वो 2 साल शोड मी कि एक स्टार्टअप में आप कैसे इम्पैक्ट ला सकते हो, एक स्टार्टअप के थ्रू आप कैसे इम्पैक्ट ला सकते हो। उसके बाद मैं यूएस गया टू गेट माई फर्दर एजुकेशन। 2 साल स्टैनफोर्ड में एमबीए किया। उसके बाद अगर आप स्टैनफोर्ड में हो या बे एरिया में हो, आपके अराउंड सब लोग खाली स्टार्टअप्स करते रहते हैं, एंड वो कीड़ा था स्टार्टअप करने का। सो आई स्टार्टेड अ कंपनी इन ई कॉमर्स रेंटल स्पेस। वो करीब 1.5 साल रन किया, बट इवेंचुअली फिगर्ड आउट कि इट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। इट वाज नॉट यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज प्रॉफिटेबल नहीं था, एंड आई थिंक दिस वाज माई वेरी फर्स्ट attempt at building my own company as well. तो काफ़ी जल्दी गिव अप भी कर दिया था। I think that was my first failure. उसके बाद because I was in the US, I thought, hey, let me spend some more time here, get some more formal education on how to build companies, how to build products. So उसके बाद गूगल ज्वाइन किया यूएस में ही। 3 साल वहाँ पर स्पेंड किया बिल्डिंग 2 प्रोडक्ट्स। एक गूगल मैप्स के अंदर प्रोडक्ट था और एक पेमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट था, एंड्रॉयड पे करके। बट दैट गिव मी अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि यार हाउ टू बिल्ड ग्रेट really good products at scale. And when I say at scale, think of hundreds of millions of users के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसको कैसे सोचोगे, कैसे बनाओगे, कैसे लॉन्च करोगे। बट द इंटेंशन वॉज ऑलवेज टू गो बैक टू बिल्डिंग माई ओन कंपनी। सो आफ्टर दैट 3 years आई केम बैक टू इंडिया। 2016 से लेके 2019 तक एक कंपनी बना रहा था कॉल्ड हाइपरट्रैक। ये लोकेशन टेक्नोलॉजी के स्पेस में था। बनाना इंडिया में शुरू किया था, बट फाइनली समझ में आया कि इसका कंज्यूमर बेस या कस्टमर बेस यूएस में है। करते क्या था उसमें हम लोकेशन APIs बनाते थे, जिससे कि अगर कोई ऐप डेवलपर है जिसको अपने ऐप के अंदर रियल टाइम लोकेशन फीचर बनाना है। सो आप मानो कि आप स्विगी के सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और स्विगी में आपको रियल टाइम लोकेशन फीचर बनाना है आपके अपने कस्टमर के लिए, तो वो बनाना काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए हम APIs बना रहे थे, जो एक डेवलपर APIs यूज़ करके 2 दिन के अंदर उस तरह का फीचर लॉन्च कर पाए। मतलब लॉजिकली आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जाएगा फोन से और हम एग्जैक्टली बता देंगे वो किस मैप के किस। करेक्ट। सो एक ड्राइवर के फोन से वो डेटा, लोकेशन का डेटा जाएगा, और एक कंज्यूमर, आप ऑर्डर किए हो आप अपना फूड, आपके कंज्यूमर के फोन में वो एग्जैक्टली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ जाए, आपके मैप में दिख जाए, और आपके मैप में ये भी दिख जाए कि ये बंदा आपके पास 10 मिनट में आने वाला है, एंड देन 9 मिनट में आने वाला है, एंड वो एक स्ट्रीट रोड पे आपका बाइक चलते हुए दिखते हुए आ रही है। राइट। वो सुनने में बहुत इजी लगता है, बट वो बनाने में बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम है। तो ये कोर स्क्रैच से आपने बनाया था या फिर गूगल का भी शायद इसका कुछ सॉल्यूशन? सो गूगल मैप्स बनाता है, बट लोकेशन नहीं बनाता गूगल। सो गूगल
जो आप एक फ़ोन पे लेयर देखते हो वो एक मैप्स की लेयर होती है, बट उसके ऊपर जो रियल टाइम लोकेशन आ रही है वो बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है, वो आपको फ़ोन से लेके आना होता है, वो गूगल नहीं देता है। तो वो सॉफ्टवेयर या वो टेक्नोलॉजी हम बना रहे थे। सो थिंक ऑफ अस एज, जैसे आप आजकल के ज़माने में, राइट, ये 20 साल पहले अगर आपको कुछ स्टोरेज करना होगा तो उसके लिए आप खुद के सर्वर्स अपने ऑफिस में लगाते थे। अभी आपको अगर कुछ स्टोरेज करना है तो आप खाली Amazon का AWS यूज़ करते हो या गूगल का गूगल क्लाउड यूज़ करते हो, राइट, रादर देन आप सब कुछ अपने आप बनाओ। सो दैट वाज आवर विजन कि आपको अगर लोकेशन के अराउंड कुछ बनाना है तो रादर देन आप सब कुछ अपना बनाओ, 100 इंजीनियर्स हायर करो, 6 महीने स्पेंड करो, उसके जगह मे बी एक इंजीनियर हायर करके 2 दिन स्पेंड करके आपको ये लोकेशन वाले फीचर्स आपके ऐप में मिल जाएंगे। एंड हमारा मानना ये था कि दुनिया की सभी कंपनीज को किसी ना किसी तरीके से लोकेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज द वर्ल्ड वाज मूविंग टुवर्ड्स रियल टाइम डिलीवरी, 10 मिनट्स डिलीवरी, 20 मिनट्स डिलीवरी। सो वो फ्यूचर था वर्ल्ड का, तो दैट वाज द रीज़न वी वर बिल्डिंग इट। बट फाइनली समझ में आया कि इसका मार्केट यूएस में ज़्यादा बड़ा है, तो जो को फाउंडर्स थे हमारे वो मूव टू यूएस। द कंपनी स्टिल building, scaling well, doing really well. The company is called Hypertrack. But मैंने खुद personally काफ़ी ट्रांजिशन किया था, पहले इंडिया से यूएस, फिर यूएस से इंडिया। सो इस बार द फैमिली गेव अप कि यार और नहीं मूव कर सकते। सो इन दैट ट्रांजिशन फिर मैंने पर्सनली एट अ पर्सनल लेवल डिसाइड किया कि यार अब आई विल स्टे बैक हियर, एंड दैट्स व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ हाइपरट्रैक। पूरा कंप्लीट एग्जिट था? कंप्लीट एग्जिट था। एवरी एग्जिट टेक्स अ ट्रांजिशन, ऑलमोस्ट इट वाज अ 7-8 months of transition, but then complete exit eventually. And so this happened around आपका 3 साल पहले, and that's when I was figuring out कि अब क्या करें। एंड सौरभ मेरे को फाउंडर हैं प्लम में, तो सौरभ और मैं मिल के सोच रहे थे कि क्या करें। एंड मेरे जो को फाउंडर सौरभ हैं उनका भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने भी पहले कंपनीज बनाई हैं। उसकी जो लास्ट कंपनी थी उसने फ्रेशवर्क्स को सेल की थी। सो ही हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू द साइकिल्स ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी एंड सेलिंग अ कंपनी। तो वो भी सोच रहा था कि क्या बनाना है। एंड उस जर्नी में आई थिंक क्या से पहले क्यों हमने सोचा कि क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों एक कंपनी बनाना चाहते हैं। एंड उस पर हमने 2 चीज़ पे एग्री किया था। नंबर 1, हम जो भी करेंगे उसमें इम्पैक्ट होना चाहिए। आई थिंक आप जो कंपनी बना रहे हो वो बनाने में आपको सालों लग जाते हैं, एंड अगर आपका रीज़न ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी इज़ खाली मनी, वो आपको डे टू डे मोटिवेट नहीं कर पाएगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, राइट। एट सम पॉइंट इन टाइम आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, स्केल होगी, आप मॉर्निंग में उठ के व्हाट विल मेक यू राइज अप एवरी डे एंड ड्राइव यू टू कम एंड बिल्ड दैट कंपनी, राइट। आप सोचो 10 साल, आज से 10 साल बाद आपको क्या ड्राइव करेगा। एंड फंडामेंटली जो ह्यूमन ब्रेन होता है, दे आर ऑल गियर्ड टूवर्ड्स मेकिंग इम्पैक्ट। आपको जो अंदर खुशी मिलती है, एक थोड़े टाइम की खुशी आपको पैसे वैसे से मिलती है, बट अगर आपको एक सस्टेन्ड वे में अगर खुशी चाहिए तो वो एक इम्पैक्ट से आती है। तो हमने पहला क्राइटेरिया ये रखा था कि हम जो भी करेंगे इट हैज़ टू गो बियॉन्ड मनी एंड इट हैज़ टू ड्राइव इम्पैक्ट। हमारा सेकंड क्राइटेरिया ये था कि हम लास्ट 10-15 साल से वी हैव बीन बिल्डिंग कंपनीज, बिल्डिंग स्टार्टअप्स। इस बार हम जो करेंगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करेंगे, विद द गोल कि अब इसके बाद अब और कोई स्टार्टअप नहीं करना। यहाँ से अब करेंगे तो रिटायर ही करेंगे, नथिंग एल्स। एंड उसमें हमारा सिंपल सा गोल था कि लेट्स बिल्ड समथिंग जहाँ पर हम एक वी कैन लीव अ लेगेसी, दिस समथिंग दैट विल लास्ट बियॉन्ड अस। एंड ये स्टार्टअप वर्ल्ड में हमने देखा है कि बहुत कॉमन नहीं है। हम स्टार्टअप वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशली जब मैं खुद एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर था तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सोचता था कि नेक्स्ट 2 साल में, 3 साल में हम क्या बना सकते हैं, उसके बाद कैसे इसको, हाउ विल वी सेल, हाउ विल वी एग्जिट। एंड मे बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो आस्क कि आपका एग्जिट प्लान क्या है। आप कंपनी बनाना शुरू नहीं किए उसके पहले आप पूछ रहे हो कि एग्जिट प्लान क्या है। दैट इज हाउ द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम इज ड्रिवन। बट the best of the entrepreneurs actually don't think of 5 years, right? They are trying to change the world. और जब आप दुनिया चेंज करने की सोच रहे हो तो वो 2 साल 5 साल में नहीं हो सकता,
वो उसको आपको 10 साल 20 साल 30 साल लगेगा, राइट? आप बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे या बेस्ट कंपनीज को देखोगे, चाहे वो गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे टेस्ला हो फॉर दैट मैटर, या अमेजॉन हो, राइट? दीज कंपनीज आर बिल्ड फॉर I mean, these companies exist for now 20-30 years and they are still a long way to go, right? या आप थोड़ा और लॉन्गर ड्यूरेशन देखो, लेट्स से आप 100 साल 150 साल के ड्यूरेशन में देखोगे, सो द बेस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक यूएस में आप देखोगे जनरल मिल्स या जनरल मोटर्स, या यूरोप में देखोगे सीमेंस, या आप इंडिया में देखोगे लेट्स से सम ऑफ द बिरलास एंड द टाटास ऑफ द वर्ल्ड, राइट? दीज आर ऑल कंपनीज जो उनके फाउंडर्स अब नहीं रहे, बट द company has lasted beyond those founders or that founding team members, right? So that was our second reason of building Plum, कि पहला तो impact होना चाहिए and second एक legacy होनी चाहिए जहाँ पर even once we retire or we don't exist, people still look at Plum as something that has changed the world for good. And that's how we finally arrived at कि ये health insurance के सेगमेंट में बनाते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम डे टू डे बेसिस पे, नॉट डे टू डे एक्चुअली हर मिनट हम इम्पैक्ट करेंगे. अगर आप हमारे ऑफिस में जाओगे अंदर, वहाँ पर लोगों को बात करते हुए देखोगे, दे आर ऑल टॉकिंग टू पीपल जो अभी इमरजेंसीज में हैं, उनको हेल्प चाहिए. एवरी मिनट दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट. एंड इन दिस बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ, आप जो भी बड़ी कंपनीज उठा के देखोगे जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, दीज कंपनीज हैव एग्जिस्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. द बेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, द लार्जेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज हैव एग्जिस्टेड फॉर 100 ईयर्स एंड दे आर स्टिल डूइंग वेल, राइट? सो दिस इज अ बिजनेस जहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत पड़ती है. सो दैट्स द क्विक स्नैपशॉट ऑफ हम ये क्यों बना रहे हैं. तो अगर मैं इंश्योरेंस की बात करके चलूं, तो आप अपना खुद के इंश्योरेंस पैकेजेस बना रहे हो या कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है उनके साथ में करके बना रहे हो? कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है? नहीं, काफ़ी सही क्वेश्चन है. सो हमने जो अभी मॉडल यूज़ किया है इज़ हम एक इंटरमीडियरी का लाइसेंस यूज़ करते हैं. सो वी आर अ लाइसेंस्ड एंटिटी विद IRDA. IRDA इज़ द अथॉरिटी दैट गिव्स आउट लाइसेंसेस इन इंडिया. हम इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ काम करते हैं. सो जैसे आप सोचो ICICI लॉम्बार्ड या न्यू इंडिया या रेलिगेयर विच इज़ नाउ कॉल्ड केयर. सो ये सब इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करते हैं. उनके साथ हम बैठ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि लेट्स से हमें अगर 20 एम्प्लॉय कंपनी को इंश्योरेंस बेचना है, तो उसके लिए किस तरीके का प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट है, एंड उस कंपनीज के लिए किस तरीके का प्राइसिंग सही प्राइसिंग है. तो वो प्रोडक्ट्स हम को क्रिएट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बैठ के. बट ये जो बिजनेस है इसमें हम दिस इज एन इक्वल बिजनेस बिटवीन दोज इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्लम. एज अ कंपनी मैं आपको पैसे दूंगा, आप पार्टनरशिप करोगे ICICI के साथ में, और आपने एक प्रोडक्ट बना रखा है, आप मुझे ऑफर करोगे. अगर मुझे कोई इशू आता है तो मैं आपके पास आऊंगा. करेक्ट. सो आपके लिए लेट्स से आपकी एक कंपनी है 20 एम्प्लॉयज़ की, तो आप आओगे plumhq.com पे. आप एज अ फाउंडर लेट्स से या एज अ HR लीडर आप खुद आके अपना इंश्योरेंस प्लान भी डिज़ाइन कर सकते हो. आप बोल सकते हो कि मेरी 20 लोग की कंपनी है, मुझे इस तरीके का कवर चाहिए. आपको एकदम रियल टाइम में प्राइस मिल जाएगा, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है. जनरली इंश्योरेंस में क्या प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली कंपनीज़ में, कि अगर मुझे इंश्योरेंस प्लान बनाना है तो मुझे कम से कम 3-4 हफ्ते लगते थे इवन टू गेट अ प्राइसिंग, क्योंकि वो इतना ऑफलाइन तरीके से चलता था एंड उसमें इतना ट्रांसपेरेंसी की इतनी कमी थी कि आपकी अगर 20 लोग की कंपनी है तो आपको हो सकता है कोई 1 लाख रुपए दे रहा होगा, और कोई और बंदा आके आपको सेम प्रोडक्ट का सेम 20 लोगों के लिए 2 लाख रुपए में दे रहा होगा. इतना ओपेक मार्केट था. तो हमने वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया. सो नाउ आप plumhq.com पे जाके अपना खुद का प्लान बनाओगे, आपको रियल टाइम प्राइसिंग मिल जाएगा कि आपका इस लोगों के लिए आपकी लेट्स से 85,000 रुपीज़ प्राइसिंग है. उसके बाद चाहे तो आप हमारे एक इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के साथ बात कर सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है, आपको थोड़ा और समझने की ज़रूरत होती है. एंड उसके बाद बात करके आप पेमेंट करोगे. उसके बाद आपके सारे 20 एम्प्लॉयज़ को प्लम का एक ऐप मिलेगा, जहाँ पर वो डाउनलोड करेंगे एंड वहीं पर वो अपना इंश्योरेंस समझेंगे और यूज़ करेंगे. उनको कभी किसी और के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है या कोई और ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. उनके लिए एवरीथिंग इज़ प्लम एंड वी ओन पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस, एंड टू एंड जर्नी. सो आपको अगर क्लेम भी करना हो लेट्स से एज एन एम्प्लॉय, तो आप अपना प्लम ऐप खोलोगे, आप अपनी जर्नी इसमें बताओगे कि मुझे 2 दिन बाद इस हॉस्पिटल में मैं ये
सर्जरी प्लान कर रहा हूँ एंड हमारे बैकएंड से अपने आप आपको अप्रूवल आ जाएगा कि ओके आपकी ये सर्जरी 1.5 लाख तक की अप्रूव्ड है इस हॉस्पिटल में, और फिर आप उस हॉस्पिटल में आप डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हो। आपको 1-2 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा कि अप्रूवल कब आया, कब मैं एडमिट होऊंगा। आप डायरेक्टली जाके आप अपना सर्जरी शुरू कर सकते हो एंड डिस्चार्ज के टाइम आपको डायरेक्टली अगेन अप्रूवल आ जाएगा एंड यू वॉक आउट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ जर्नी दैट वी आर बिल्डिंग कि इट इज़ इंटायरली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड दैट एक्सपीरियंस इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे बैक एंड पे कौन सा इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपकी पॉलिसी को अंडरराइट कर रहा है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसको कैशलेस क्लेम लेना है, जो TPA होते हैं वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है कि भाई मेरे को ये हो गया, इमरजेंसी केस है, तो उसको भी आप कवर करते हो या फिर उसके लिए कुछ और चीज करना पड़ेगा? तो ये आपकी हॉस्पिटल जर्नी 3 तरीके की होती है। एक तो है कि आपने प्लांट सर्जरी के लिए जा रहे हो, जैसे आपकी नी रिप्लेसमेंट आपको कराना है, कैटरैक्ट करवाना है, ये सब इमरजेंसी नहीं होता, प्लान्ड होता है। तो उसमें आप पहले से प्लानिंग कर सकते हो, पहले से अप्रूवल ले सकते हो। सेकंड, जैसे आपने बोला, एकदम सही बोला कि वो होता है इमरजेंसी यूज़ केस। कोई प्लान नहीं था, अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं एकदम नियरेस्ट हॉस्पिटल पे गया एंड वहाँ पर हॉस्पिटल वाला पूछेगा कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं है, एंड आप बोलोगे कि हाँ मेरे पास ये इंश्योरेंस है। आपके होपफुली आपके फ़ोन पे हमारा ऐप होगा, आप उसको फ़ोन पे दिखा दोगे कि ये देखो मेरा इंश्योरेंस का कार्ड है। जैसे ही आपने वो इंश्योरेंस का कार्ड हॉस्पिटल पे दिखाओगे एंड वो हॉस्पिटल वाला पंच इन करेगा, वैसे ही हमें बैकएंड पे अलर्ट आ जाता है कि साहिल इस हॉस्पिटल पे गया है इस सर्जरी के लिए। एंड देन हमारा जो कैशलेस टीम है, हमारी खुद की एक कैशलेस टीम है, वो हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करती है एंड अगर ज़रूरत पड़े तो इंश्योर के साथ भी कोऑर्डिनेट करती है टू मेक श्योर कि आपको अप्रूवल में आपको खड़ा ना होना पड़े 1 घंटा 2 घंटा एट द TPA डेस्क फॉर द अप्रूवल। एंड तीसरे टाइप की जर्नी होती है कि आप लेट से हॉस्पिटल गए बट वहाँ पर वो नेटवर्क का हॉस्पिटल नहीं था उस इंश्योरेंस कंपनी का, तो वहाँ पर आपको पहले खुद से पेमेंट करना पड़ता है एंड देन बाद में आपको आके रीइंबर्समेंट करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसमें पहले क्या करना होता था कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली बना के साइन करके कोरियर करना पड़ता है एंड उसके बाद आपको 1-1.5 महीने बाद रिस्पॉन्स आएगा एंड उसमें रिस्पॉन्स आएगा कि अरे ये 5 डॉक्यूमेंट और मिसिंग है, ये भी भेजो। फिर वापस भेजोगे, फिर वापस आएगा कि अब ये 2 मिसिंग है, ये भी भेजो। हमने उसको कम्प्लीटली ऐप से कर दिया है कि आप नाउ फ़ोन लो, स्कैन करो, अपलोड करो, आपको 1 दिन में पता चल जाएगा कि अगर कोई डेफिशिएंसी थी डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हमारी खुद की क्लेम्स एक्सपर्ट टीम है, वो डेफिशिएंसी चेक करती है कि अगर कोई कमी है आपके डॉक्यूमेंटेशन में तो वो हमारी टीम हेल्प करके आपको कंप्लीट कर देगी। क्योंकि हमारा गोल है कि हम, अगर साहिल हमारा कस्टमर है तो, और साहिल ने लेट से 1 लाख रुपए सर्जरी में स्पेंड किया तो उसको पूरे 1 लाख के 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, ये हमारा गोल है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जनरली ट्राई करती है कि यार कितना कम से कम दे सके, तो हम एक एम्प्लॉई के साथ में हैं टू मेक श्योर कि उसको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। तो वी विल हेल्प देम विद डॉक्यूमेंटेशन में, अगर कोई कमी है तो वो पूरा करने की कोशिश करेंगे सो दैट वो डॉक्यूमेंटेशन जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए तो वो एक भी क्वेश्चन ना पूछ सके जिसकी वजह से डिले हो, और ना ही कोई डिडक्शन कर सके बिकॉज ऑफ एनी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो अब मान के चलते हैं मेरा एक एम्प्लॉय है जिसके पास एग्जिस्टिंग पहले से कोई पॉलिसी चल रही है, अब कैसे वो ऑनबोर्ड होगा? जनरली कंपनीज 1 साल का इंश्योरेंस लेती हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो इन दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एज वेल इन द इंडस्ट्री कि अगर आपने अभी लेट से आपने जैन में पॉलिसी ले ली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड जब आप लेते हो तो पूरे एम्प्लॉयज़ के लिए लेते हो, आप 1 या 2 एम्प्लॉयज़ के नहीं लेते हो। तो आपने 20 एम्प्लॉयज़ के लिए ले लिया, उसके बाद आप बीच में कैंसिल नहीं कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली। तो आपको अब 31 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा एंड देन जब आपकी वो पॉलिसी ख़त्म होगी देन 1 जनवरी से फिर आप प्लम पे ऑनबोर्ड करोगे। सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे भी जो कस्टमर साइन अप करते हैं वो फिर पूरे 1 साल के लिए करते हैं रादर देन 1 मंथ के लिए करें, बट उससे चैलेंजेस भी ये होता है कि हमें भी अपने कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए हो सकता है 11 महीने तक वेट करना पड़े बिकॉज उसने जस्ट कहीं और से पॉलिसी सेटअप किया हो। तो मान के चलते हैं मेरा एम्प्लॉय है, उसके पास में पहले से ही एक इंश्योरेंस है जो कि उसने पर्सनल लेवल पे ले रखा है,
तो क्या मैं उसको लिंक कर सकता हूँ आपके साथ में? क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी सर्जरी के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ता है, तो किसी चीज़ के लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ता है, तो ये कॉर्पोरेट के साथ में कैसे काम करेगा? जो अगर लेट्स से इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है आपका 5,000 रुपये, वो जनरली 5,000 रुपये सैलरी से डिडक्ट नहीं कर रही है। इट्स लाइक अ बेनिफिट ऑन टॉप ऑफ योर कॉम्पनसेशन जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो। तो जनरली हम भी जो देखते हैं, अगर आपकी लेट्स से 100 लोगों की कंपनी है, तो वो 100 लोगों में जब अपना हेल्थ इंश्योरेंस सेटअप कर रहे हो, तो वो 100 में से कम 20-25 लोगों का ऑलरेडी इंश्योरेंस होगा। बट दैट डजंट मीन कि आप उन 20-30 लोगों को बोलो कि आप अपना पॉलिसी कैंसिल करो या पोर्ट करो हमारे पॉलिसी में, तभी आपको देंगे। वो अपना इंडिपेंडेंटली रन करते रहते हैं पॉलिसी। एंड द रीज़न इज़, एंड स्पेशली ये आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरली एक कंपनीज़ के साथ मे बी 2 साल 3 साल रहते हैं, राइट। तो अगर वो बंदा फुली डिपेंडेंट आपके पॉलिसी पे हो गया और फिर उसको अगर 2 साल बाद जाना पड़ेगा, तो उसकी वो पॉलिसी ख़त्म हो गई, राइट। उसको फिर नया जब पॉलिसी लेगा तो उसको वापस 4 साल का वेटिंग पीरियड के साथ मिलेगा। तो जनरली एम्प्लॉयज़ अगर खुद की पॉलिसी भी लेकर रखा हुआ है, तो वो अपना साइड में कंटिन्यू करते हैं, एंड द कंपनी पॉलिसी इज़ ऑन टॉप ऑफ इट। जनरली द बिहेवियर इज़ कि वो एम्प्लॉय को अगर इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कॉर्पोरेट पॉलिसी यूज़ करते हैं पहले। उसके बाद अगर उस कॉर्पोरेट पॉलिसी में अगर पूरा एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद वो अपनी पर्सनल पॉलिसीज यूज़ करते हैं। तो करेंटली आपका बिजनेस मॉडल क्या है? जितना मेरे को आपसे समझ में आया कि आप तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो तो प्रॉफिट का भी सोच रहे हो, सब कुछ सोच रहे हो। तो अभी करेंटली बिजनेस मॉडल क्या है और आने वाले टाइम में भी क्या रहेगा? हमारा एंट्री पॉइंट है कि हम कॉर्पोरेट के थ्रू एम्प्लॉयज़ के पास पहुंच सकें एंड उनको इंश्योरेंस, सबसे पहला प्रोडक्ट इंश्योरेंस बेच सकें। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे करीब 2.5 से 3 लाख लोग हैं जो इंश्योर्ड है एक्टिवली, एंड हज़ारों से ज़्यादा कंपनी है जिन्होंने इंश्योरेंस सेटअप किया हुआ है थ्रू प्लम। हमारा अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मॉडल है कि हम लेट्स से अगर 100 रुपये का इंश्योरेंस बेच रहे हैं, 100 रुपये इज़ द इंश्योरेंस का प्रीमियम। वो इंश्योरेंस प्रीमियम जाता तो इंश्योरेंस कंपनी को है, वो इंश्योरेंस कंपनी हमें रेवेन्यू शेयर बोलो या आप कमीशन बोलो, वो कमीशन देती है, एंड दैट इज़ आवर रेवेन्यू। एंड उस रेवेन्यू के अंदर फिर कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम सर्विसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने कैशलेस क्लेम्स की बात की या कोई और सपोर्ट की बात की, तो वो सब हमारे कॉस्ट हैं। उसके बाद उसको नेट करके जो प्रॉफिट होगा, दैट इज़ द इवेंचुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी प्रॉफिटेबल हो? अभी हम प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी हम हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ। सो एज अ कंपनी हम करीब 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करते हैं। एट अ ईयरली लेवल हम करीब 800% ग्रो कर रहे हैं, विच मीन्स कि मैं आज अगर मेरा आज का कॉस्ट देखोगे, तो आज का कॉस्ट में से कम 50% ऑफ द कॉस्ट मेरा फ्यूचर के लिए मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अगर मैं आज लेट से अगर मेरी टीम अगर 100 लोगों की है, उसमें से 50 लोग वो लोग हैं जो नेक्स्ट 3 से 4 महीने में जाके फुली ट्रेंड होंगे और वो सेल्स लेके आ पाएंगे या उस तरह के का प्रोडक्ट बना पाएंगे या सर्विस दे पाएंगे, राइट। तो इसीलिए एक जब आप हाई ग्रोथ स्टेज में हो तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे तो वो हिट हो जाती है, राइट, क्योंकि आपने फ्यूचर के लिए अभी इन्वेस्ट करके रखा है। अगर मैं खाली प्रॉफिटेबिलिटी उस सेंस में देखूं कि मेरा आज का जो रेवेन्यू है और उस रेवेन्यू को आज सर्विस करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, उस तरीके से देखोगे तो यस वी आर प्रॉफिटेबल। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट को ऐड करके देखोगे तो नो, वी आर नॉट प्रॉफिटेबल। तो जैसे आपने बताया कि आप बहुत तेजी से स्केल कर रहे हो, तो पैसा भी लग रहा होगा इसके अंदर। तो अभी तक कैसे फंड्स आए हैं, कहाँ से फंड्स रेस किए हैं? तो सबसे पहले तो जैसे हमने स्टार्ट किया था कंपनी, हम वी हैड अ इनिशियल फंडिंग, इंक्यूबेट फंड करके इन्वेस्टर हैं। ये जापान के वन ऑफ द लार्जेस्ट सीड इन्वेस्टर है, बट वो इंडिया में भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें करीब 1 मिलियन की फंडिंग मिली थी इनिशियली। उसके बाद हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, करीब 100 कंपनीज के साथ काम करना शुरू किया। तो उसके बाद सिकोया करके इन्वेस्टर है जो हमें काफ़ी ट्रैक कर रहे थे हमारा प्रोग्रेस, एंड दे लाइक्ड द वे वी वर एग्जीक्यूटिंग। तो हमारा सेकेंड फंडिंग राउंड हुआ था करीब $4 मिलियन का। एंड उसके बाद लास्ट ईयर टाइगर ग्लोबल करके एक फंड है, ग्लोबल फंड है। They liked what we were building and the scale that we were at and the kind of growth that we were having. तो लास्ट ईयर हमने करीब 15.5 मिलियन की फंडिंग की थी। तो ओवरऑल वी हैव इनफ
fund in the bank to sustain this company. And now जो हम internally discuss करते हैं कि hopefully we would never ever need more money to sustain this business. इसको और तेजी से ग्रो करना है तो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर मोर मनी बिकॉज देन वी कैन इन्वेस्ट इन दैट फ्यूचर, बट दिस कंपनी विल नेवर डाई. तो अभी करंट वैल्यूएशन क्या होगी? सो हमारी जो लास्ट वैल्यूएशन थी जो हमने टाइगर ग्लोबल और सिकोया के साथ रेस किया था उस समय करीब 86 मिलियन का वैल्यूएशन था, जो आपका करीब 600 करोड़ रुपए आता है. और अभी आपने बताया कंपनीज आपको ट्रैक कर रही थी, इसका मतलब वो आपके पास आए, आप उनके पास नहीं गए. हम थोड़े से लकी रहे एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा B2B की तरीके का बिजनेस है. एंड हम काफ़ी स्टार्टअप्स एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के साथ काम करते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है कि लेट्स से अभी सिकोया की अगर 100 पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, वो 100 में से काफ़ी सारी पोर्टफोलियो कंपनीज प्लम के साथ काम करती हैं. तो वो कंपनीज फिर अपने इन्वेस्टर्स के साथ जब भी बात कर रही होती है तो प्लम का नाम आता है. तो उसके वजह से दे गॉट टू नो अबाउट प्लम एंड उसके वजह से वो इंटरेस्ट भी हुआ. एंड सिमिलरली टाइगर ग्लोबल या एनी अदर इन्वेस्टर, आप किसी भी इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो कंपनीज देखोगे तो वो लार्ज परसेंटेज ऑफ दोज कंपनीज हमारे साथ काम करती है. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट वर्ड ऑफ माउथ दैट इंटरेस्ट, इनबाउंड इंटरेस्ट आया. एंड एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ हैज़ बीन अ बिग थिंग फॉर अस. अगर आप हमारा कस्टमर एक्विजिशन भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 75% एवरी 3 in 4 कस्टमर्स हमारे जो आते हैं वो रेफरल के वजह से आते हैं. एंड वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस जो हमने बनाया है. तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बाकी के सारे कस्टमर्स को बताते हैं कि उन्होंने प्लम पे स्विच किया एंड उनके एम्प्लॉयज़ का ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो अगर आप कुछ भी सोच रहे हो एम्प्लॉयज़ के लिए तो प्लीज़ प्लम से बात करो. सो बोथ इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स काफ़ी रेफरल के थ्रू आते हैं. इंटरेस्टिंगली एक्चुअली हमारे कंपनी में काफ़ी एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं एंड ऑल ऑफ दिस एंजल इन्वेस्टर्स are founders of companies who became customers of Plum first. So they were customers of Plum first and then investors into the company second. तो अभी करेंटली जो आप काम कर रहे हो, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सेम टाइप का काम कर रहे हो, बहुत सारे पैसे रेज कर चुके हैं, तो आपका क्या एज है? एज का जब सोचो तो उसको 2 तरीके से हम सोचते हैं. एक तो अभी क्या एज है एंड व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एज, या उसको हम मोट भी बोलते हैं कि व्हाट इज़ दैट मोट, राइट. सो अभी आप देखोगे तो इट्स आवर क्वालिटी ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट. जो आप एम्प्लॉय एक मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा है या जो HR या फाउंडर एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला डैशबोर्ड यूज़ कर रहा है, इट्स आवर एबिलिटी टू सिंप्लीफाई द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स एंड इट्स आवर एबिलिटी टू डिलीवर दैट एक्सपीरियंस जब बंदे को क्लेम करना है. सो आई थिंक दोज आर 2 or 3 थिंग्स जो एक कस्टमर को हमारी तरफ पुल कर रही है कंपेयर टू हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं. Long term wise, I think long term wise there are only 2. Everything else can be copied. आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो वो हमने अगर आज लॉन्च किया एक फीचर तो वो मैक्सिमम 5 या 6 महीने, हो सकता है 1 साल लगेगा, बट कॉपी हो जाएगा. हमने एक नया मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया तो हम जो भी लॉन्च करते हैं हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट 2-3 महीने में अगर वो बहुत अच्छा रहा तो नेक्स्ट 2-3 महीने में कोई ना कोई इसको कॉपी कर लेगा. तो सब कुछ कॉपी हो सकता है, खाली आपकी 2 चीज़ें हैं जो कॉपी नहीं हो सकती हैं. एंड हम बस उन्हीं दोनों चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं. एक है व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर टीम. इफ़ यू आर एबल टू ब्रिंग टुगेदर द बेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, वो आपकी एक यूनिक कैपेबिलिटी होगी जो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा. आप बेस्ट कंपनीज देखो, गूगल देखो, राइट. क्योंकि मैं खुद पर्सनली गूगल में कुछ टाइम स्पेंड किया था एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ गूगल आफ्टर इवन 20-25 years इज दे हैव द बेस्ट इंजीनियर्स, दे हैव द बेस्ट प्रोडक्ट पीपल, दे हैव द बेस्ट डिज़ाइनर्स, राइट. एंड उसके वजह से बहुत सारे सर्च इंजन पहले भी थे, बाद में भी आए, पर कोई उसको कॉपी नहीं कर पाया एंड वो 85-88% कुछ मार्केट शेयर है अभी. या आप एप्पल देखो, दे हैव द बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, द एक्चुअल हार्डवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स.
they have the best business team who can negotiate really good cost with the manufacturers in China, right? But it's the team that got these companies to where it is, right? So I think that is number one, which is कि हम सबसे बेस्ट टीम कैसे बना सकें एंड उसको कैसे रिटेन कर सके. एक तो पुल करना हार्ड होता है, बट उससे ज़्यादा हार्ड होता है कि आप उनको रिटेन कर पाओ, स्पेशली इन दिस मार्केट. सो दैट इज़ नंबर वन. एंड नंबर टू इज़, एंड दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज हम एक इंश्योरेंस और हेल्थ केयर के बिजनेस में है, इज़ व्हाट इज़ द ब्रांड दैट वी बिल्ड. वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, दुनिया में दो बिजनेस है जहाँ पर कस्टमर आपको पैसे पहले देता है और सर्विस बाद में लेता है, विद सम फ्यूचर प्रॉमिस कि आपको ये सर्विस मिलेगी. पहला है बैंक. बैंक में आप अपने फिक्स डिपॉजिट में आपने लेट्स से 1,000 रुपये डाला विद दिस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि आपको वो 1,000 का हो सकता है 1,100 रुपये मिले. एंड सेकेंड है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में आप 1,000 रुपये प्रीमियम पे करते हो विद दिस एक्सपेक्टेशन कि अगर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो मुझे वो लेट्स से 3 लाख की मेरी सर्जरी इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करेगी. तो इस तरह का अगर सिनारियो है, तो इसमें आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत होता है कि वो कस्टमर आपको फुली ट्रस्ट कर सके. एंड वो ट्रस्ट कब करेगा? जब आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है. आपका लेट्स से आपके पास 2 ऑप्शन है इंश्योरेंस के लिए. वो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज आपको एग्जैक्टली सेम प्राइसिंग पे दे रही है प्रोडक्ट. अगर एक कंपनी की ब्रांड स्ट्रांग है, दूसरे कंपनी का सेल्स लेट्स से मे बी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उस कंपनी के साथ जाओगे जिसका ब्रांड स्ट्रांग है, जिसको आप ट्रस्ट कर सको, क्योंकि आप फ्यूचर कमिटमेंट के लिए पैसे दे रहे हो उसको. तो हम सेकेंड चीज़ जो है ब्रांड पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि कैन वी बिल्ड प्लम एज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन दिस इकोसिस्टम, क्योंकि दैट इज़ आवर, वो कॉपी नहीं हो सकता. अगर उसको बनाने में आपको सालों लगेंगे, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग, राइट? तो मैंने आज कुछ लॉन्च करके ब्रांड नहीं बिल्ड करूंगा मैं. इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट ओवर द नेक्स्ट 10, 50, 100 ईयर्स. तो उसके वजह से उसको कोई ओवरनाइट कॉपी नहीं कर सकता कि अगर प्लम ने ये किया था तो मैं भी नेक्स्ट 6 महीने में कॉपी कर लूँ. जैसे आप एक प्रोडक्ट या किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हो. तो थोड़ा सा लॉन्ग आंसर ऑन योर डिफरेंशिएटर, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म इट्स पीपल एंड ब्रांड. तो अभी आप यहाँ पे चीज़ बताई कि टीम को हायर करना है, उसको रिटेन करना है. तो टीम को हायर कैसे करना है? अगर एक एंटरप्रेन्योर है, कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या ज़्यादा पैसे दे दो? पैसा ही सबसे बड़ा फैक्टर है? शायद नहीं. तो आपके हिसाब से क्या है? आपको एक तो पहले बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा एज ए कंपनी, एज ए टीम. वो डिसिप्लिन क्या होता है? आप एक हमेशा रश में रहोगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करके ग्रोथ कर पाए. एंड दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस अदर गोल जो आपका है कि मैं खाली बेस्ट लोगों को हायर करूंगा, राइट? क्योंकि पहले गोल में हो सकता है आपका मोटिवेशन होगा कि अगर मैं 10 लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूं तो उसमें से 3 लोगों को हायर कर लूं. सेकंड गोल में होगा कि आपके 10 में से आई विल ओनली हायर द बेस्ट वन बेस्ट पर्सन, राइट? तो वी हैव, वो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मेरा गोल सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस गोल नंबर 1 फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव, राइट? सो ये काफ़ी चैलेंज आता है. डे टू डे इंटरनली भी हम लीडर्स के साथ बात करते हैं कि ये 2 चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सके. एंड वी ऑलवेज डिफ़ॉल्ट टू द सेकेंड वन, विच इज़ कि टैलेंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आज के ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे. सेकेंड इज़ हाउ डू यू मेक श्योर दैट आपकी परख सही हो उस टैलेंट की, राइट? बहुत मुश्किल होता है जज करना लोगों को, तो उस पर हम काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स के साथ, उनको समझाने की कि इस चीज़ों को आप ध्यान रखो, इस चीज़ों को आप परखो. एंड उसमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जिस पे हम फोकस करते हैं इज़ वैल्यूज़ रादर देन स्किल्स. हमारा मानना है कि अगर वैल्यू सिस्टम सही है एक कैंडिडेट का, तो स्किल सेट हम उसको सिखा सकते हैं. हो सकता है हमें 5 महीने 6 महीने लगे स्किल सिखाने में, बट वो सिखा देंगे. बट बंदे का अगर मोटिवेशन सही है, उसका इंटरनल वैल्यू सिस्टम सही है, तो वो बंदा हाई परफॉर्मर होगा. कंपेयर टू अदर वे अराउंड, अगर वैल्यू सिस्टम सही नहीं है तो वो हम कोच नहीं कर पाएंगे, स्किल चाहे कितना भी अच्छा हो, राइट? सो यू हैव टू नो कि आप क्या इवैल्यूएट कर रहे हो. तो उस पर हम बहुत फोकस करते हैं. एंड थर्ड इज़, ये आपने सुना होगा कि A+ पीपल
will attract A plus people. B people will attract C, not B. They will attract C. तो that is, it's like a self-serving loop आप समझ लो एक, कि अगर आप शुरू से अच्छे टैलेंट लेके आओगे तो they will automatically want to work with only really really good people who are as good or better than them. तो उसके वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि हमने शुरू में अच्छे लोगों को लेके आया, दे आर ऑल हायरिंग फॉर पीपल एज गुड एज देम. अगर हमने शुरू में कॉम्प्रोमाइज़ किया होता, द बी पीपल जो होते हैं वो उनका साइकोलॉजिकली चैलेंज होता है कि दे वॉन्ट टू ऑल्सो पोजिशन देमसेल्व्स कि दे आर बेटर, तो दे विल बाई डिफॉल्ट हायर पीपल हु आर नॉट एज गुड एज देम. सो दैट्स द डिफ्रेंसिएशन कि आपको डे वन से ये चीज़ बहुत क्लियर रखनी होगी कि हाउ इंपॉर्टेंट इज़ दैट टैलेंट डेंसिटी फॉर यू. एंड वो अगर इंपॉर्टेंट है तो डे वन से आप अगर अच्छे लोगों को हायर करोगे तो वो अपने आप ही अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. और अगर फंड्स ना हो इनिशियली तो टीम छोटी रखो, कोई दिक्कत नहीं है. इनिशियली फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट मोस्ट, आई थिंक ऑल ऑफ द पीपल जो हमें ज्वाइन किए थे, दे डिडंट कम फॉर सैलरी और सैलरी हाइक्स. दे मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली टुक अ पे कट. And the reason was, I think, two reasons. पहला था they really believed in that impact. जो हमारा जो मोटिवेशन था उससे वो अलाइन थे, एंड इसलिए वो आप क्यों कंपनी बना रहे हो उसको वाई बोलते हैं, राइट. एक साइमन सिनेक का यूट्यूब वीडियो है जिसमें वो वाई, हाउ एंड व्हाट पे डिस्कस करते हैं कि वाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो वो वाई होना बहुत ज़रूरी है एंड लोग उससे अलाइन हो जाते हैं, राइट. एंड दैट इम्पैक्ट इज़ आवर वाई. एंड जो भी हमें ज्वाइन करते हैं वो इम्पैक्ट ड्रिवन लोग हैं, एंड उनके लिए पैसे इम्पॉर्टेंट हैं बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आई थिंक वन इज़ दैट कि हमारा मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है जिससे पीपल अलाइन होते हैं, एंड सेकेंडली these people are also attracted to work with the best people. So they say कि okay, मेरे को हो सकता है दूसरी जगह में maybe 20-30% ज़्यादा मिल पाएगा, but I won't enjoy working with those people, but I will enjoy working with people at Plum जहाँ पे मैं actually ज़्यादा सीखूंगा भी और ज़्यादा enjoy भी करूँगा. तो I think या compensation या पैसे should not stop you from hiring the best people. तो अभी currently आप ESOPs भी दे रहे हो? Our default is to give equity to everyone. हम चाहे वो कितना भी सीनियर या कितना भी जूनियर टीम मेंबर हो, हम सबको इक्विटी ऑफ़र करते हैं. कुछ हमारे टीम मेंबर्स होते हैं जो बोलते हैं मुझे अभी इक्विटी नहीं चाहिए, आई विल रादर टेक सम मोर कैश. तो इट्स एन ऑप्शन दैट वी गिव, एंड सम पीपल दे मे नॉट टेक इक्विटी, बट मेरा मानना है, हमारा मानना है सबका कि अगर आप हर एक टीम मेंबर को कंपनी का शेयर होल्डर अगर बना पाओ तो उससे ओवरऑल मोटिवेशन, ओवरऑल ड्राइव एंड ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू पीपल जस्ट वर्किंग फॉर सैलरीज. कितना परसेंट पूल है पूरे का कंप्लीट अगर देखा जाए तो? 10% से ऊपर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा. एंड हमारी आज ही बात हो रही थी कि हमें वो ईसॉप पूल भी बढ़ाना होगा क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गया है, बट या ऑन द हायर साइड. ठीक है, क्योंकि अभी आपने बताया मंथ बाय मंथ बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो, तो हायरिंग भी बहुत तेजी से हो रही है. तो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपकी ए टीम स्ट्रांग थी, स्टार्टिंग वाली कोर, और उन्होंने अच्छी टीम हायर करते चले गए और आपकी कंपनी करते हैं. आई वुड से एवरीथिंग इज द टीम. सी इवेंचुअली एज ए फाउंडर मेरे पास मैक्सिमम 24 घंटे हैं. 24 में से आप समझ लो मेरे मैक्सिमम 12 घंटे काम कर सकता हूँ, राइट. सो एज एन इंडिविजुअल दैट इज़ माई लिमिट. सो द ओनली वे ए कंपनी कैन ग्रो इज़ if you have people similar to you who can contribute those number of hours to build this company, right? And I think हम उसमें काफ़ी privileged, काफ़ी lucky रहे हैं कि we have been able, both Saurabh and I have been able to find those people. और रिटेंशन का भी यही लॉजिक है कि आपने स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम वाले लोग हायर किए, और इक्विटी भी उनके पास थी, और उनके पास अच्छी सैलरी भी आ रही है. मतलब ये नहीं है कि खाने के लाले पड़ रहे हैं. करेक्ट. नहीं, वी मेक श्योर, वी वुड नेवर, हम जब भी किसी से पूछते भी हैं, अगर वो बंदा अगर सैलरी कट भी लेता है, वी आस्क दिस हार्ड क्वेश्चन कि आई डोंट वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर लिविंग स्टाइल. आप जैसा भी आपकी लाइफ स्टाइल थी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिना किए, क्योंकि सी मोस्ट ऑफ द पीपल डू अर्न सैलरीज विच आर ओवर एंड अबव what their lifestyle is, right? And let's say, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि let's say मेरा सैलरी है 10 लाख रुपए,
मेरे को लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हो सकता है 6 लाख रुपए ही चाहिए, एंड मैं बाकी के 4 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं उसको क्या बोलता हूँ कि आप 6 लाख से कम तो सैलरी मत लेना, हो सकता है आप 7 लाख 8 लाख ले लो, बट वो जो 2 लाख रुपए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आई वुड एक्चुअली गिव यू इक्विटी। आपका वो 2 लाख ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 5 साल 10 लाख रुपए आपका, आप कम सैलरी लिए हो, वो जो आपने 10 लाख का हिट लिया, दैट इक्विटी विल बी वर्थ एटलीस्ट अ फ्यू क्रोर्स, इफ नॉट 1 crore or if not more, right? So think of this as an investment जो आप अपने ऊपर भी कर रहे हो, नॉट जस्ट कंपनी के लिए बट अपने ऊपर भी कर रहे हो, एंड उसका रिटर्न विल बी मल्टीपल्स, नॉट 10% 20% हायर बट 10x हायर देन द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने खुद से बहुत सारे प्रोडक्ट बिल्ड किए हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी बनाई है, उनके लिए भी प्रोडक्ट बनाए होंगे, आपने गूगल के लिए मैप्स का प्रोडक्ट बनाया है, आपने एंड्रॉयड पे का ऑप्शन निकाला है, तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो आपका एक्सपीरियंस है, तो मान के चलते हैं अभी हमको कोई देख रहा है, उसके पास में एक आइडिया है और उस आइडिया का वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ऑन पेपर उसको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? मैं आपको अपनी खुद की जर्नी बताता हूँ। सो हम जब प्लम का जब इनिशियल आइडिया आया था, बिटवीन द इनिशियल आइडिया एंड राइटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, हमने 5 महीने स्पेंड किए थे। हमें इतना आइडिया था कि प्रोडक्ट तो हम बना लेंगे, कोडिंग इज़ नॉट टफ, एंड बोथ सौरभ and I have been in tech world for a long time. What we spend time on is कि hey, ये मार्केट है क्या, इस मार्केट का साइज़ कितना है, इस मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कस्टमर्स कौन हैं, कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है। हमने करीब 80 कंपनीज़ के साथ बात की थी, उनसे जाके मिले थे टू अंडरस्टैंड, उनके फाउंडर्स के साथ, उनके हेड ऑफ HR के साथ, कि आप अभी क्या यूज़ करते हो, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, या आप अभी कोई इंश्योरेंस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो वो बोलते थे कि अरे कोई इंश्योरेंस प्रोवाइडर ही नहीं है, या जो यूज़ कर रहा था वो बताता था कि हमें ये मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आता, या वो उनको क्लेम्स यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दैट गिव अस इनसाइट्स कि ओके व्हाट आर वी सॉल्विंग फॉर, एंड किसके लिए हम वो बना रहे हैं प्रोडक्ट। एंड देन सिमिलरली हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया थोड़ा इंडस्ट्री का मैक्रो समझने पे, कि ये इंडस्ट्री ओवरऑल कितनी बड़ी है। हम क्योंकि हम 80 लोगों के लिए ये तो नहीं बना रहे, हम बनाना चाहते हैं ये लाखों लोगों के लिए, तो वी हैव टू प्रोजेक्ट दिस इनटू द लार्जर स्टोरी एज वेल, राइट, कि ये बाद में जाके इज द ओवरऑल इंडस्ट्री लेट्स से $100 बिलियन की इंडस्ट्री है कि नहीं मिनिमम, क्योंकि अगर $100 बिलियन की इंडस्ट्री नहीं है तो आप उसमें $5-10 बिलियन की कंपनी नहीं बना पाओगे, राइट। अगर आपका इंडस्ट्री लेट्स से आपकी इंडस्ट्री आपकी $1 बिलियन की है, तो आप उसमें कितना भी अच्छा कर लो, आप हो सकता है $100-200 मिलियन का ही बिजनेस बना पाओगे, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने काफ़ी टाइम इंश्योरेंस के साथ स्पेंड किया। हमने बॉम्बे में, काफ़ी इंश्योरेंस बॉम्बे में बेस्ड होते हैं, उनकी सारी हेड ऑफिस इंश्योरेंस के पास जाके मिले टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ देयर पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। एंड आई थिंक उन दोनों डेटा सेट्स को मिला के समझ में आया कि ओके दिस इज़ अ लार्ज अपॉर्चुनिटी, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये कस्टमर्स हैं, इनके लिए बनाना है। वी एक्चुअली साइंड अप इन दोज कॉन्वर्सेशंस, वी साइंड अप आई थिंक 15-20 कस्टमर्स हु सेड तुम जिस दिन पहला प्रोडक्ट लॉन्च करोगे आई विल बी योर कस्टमर, आई विल गिव यू द चेक। So that also gives us early, and especially when you're building a B2B product, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इनिशियली कुछ कस्टमर्स हो जिनके साथ आप प्रोडक्ट क्विकली आइट्रेट कर सको। तो जैसे ही हमने प्रोडक्ट बनाया, विद इन 2-3 months we had those 20-30 customers who were using it and giving us feedback, and that made our product much and much stronger. So I think those was that was our journey, and I would strongly recommend, आप अगर कंपनी बनाने का सोच रहे हो, प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो, तो rather than jumping directly into कि हाँ मैं जल्दी से ऐप मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं जल्दी से ऐप बना देता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि हो सकता है वो प्रॉब्लम खाली आप ही की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और वो आपने ऐप बना तो लिया, बहुत अच्छा ऐप है, बट वो कोई यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अब ऑन पेपर काम हो गया है, अब मान के चलते हैं अब उसको प्रोडक्ट बनाना है एक्चुअली, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? उसमें ज़रूरत है कि एक तो आपके पास अच्छी फाउंडिंग टीम हो,
तो वी हैड अ रियली गुड इंजीनियर, वी गॉट अ रियली गुड डिज़ाइनर who understood how to build early products and उसमें आप क्या सिस्टम डिज़ाइन कर सको. तो हमें करीब 2 से 3 महीने लगे टू गेट आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर. उसमें आपका मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. जब आप इनिशियली लॉन्च कर रहे हो, हाउ डू यू स्टे क्लोज टू द कस्टमर्स, जिससे कि आप मानो कि आपने जो पहले दिन लॉन्च किया है, आप ये मान के चलो कि वो कम्प्लीटली अनयूजेबल है, उसको आपको थ्रो ही करना पड़ेगा, राइट? तो अगर वो माइंडसेट रहा तो देन यू विल वांट टू बी वेरी क्लोज टू द कस्टमर्स टू गेट दैट फीडबैक कि ओके ये मैंने जो बना के दिया है इसमें से ओके व्हाट इज़ दैट 10% थिंग दैट इज़ यूजेबल एंड 90% थिंग दैट इज़ नॉट यूजेबल, सो दैट आप फिर वो 10% को और एम्पलीफाई कर सको और 90% चीज़ों को कटा के कुछ और चीज़ बना सको. सो वो आइट्रेशंस बहुत फास्ट किए हमने. एंड सेकेंडली वी स्पेंट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स. अगर आप अगेन ये मैंने खुद भी नोटिस किया था इन माई अर्लियर स्टिंट्स कि काफ़ी टाइम आप खाली प्रोडक्ट पे दे देते हो. एंड ये जनरली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि वी थिंक कि प्रोडक्ट इज़ एवरीथिंग. प्रोडक्ट बन गया तो अपने आप आ जाएंगे कस्टमर्स एंड कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी. रियलाइजेशन वॉज नहीं, दिस इज़ फॉर यू टू बिल्ड अ कंपनी, गेटिंग प्रोडक्ट एंड सेलिंग प्रोडक्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आपको ऑलमोस्ट 50% फोकस करना पड़ेगा. तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन फिगरिंग आउट ओके व्हाट इज़ आवर गो टू मार्केट, हाउ डू वी मार्केट दिस प्रोडक्ट, हाउ डू वी सेल दिस प्रोडक्ट, हाउ डू वी एक्वायर कस्टमर्स. तो बिटवीन सौरभ एंड मी, सौरभ जो मेरे को फाउंडर हैं, वी डिसाइडेड कि सौरभ पूरा प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे एंड मैं कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान दूंगा. वो शुरू से एकदम वो क्लैरिटी थी एंड ये फोकस भी था कि ये दोनों चीज़ पे काम करना है साथ में, रादर देन कि नहीं पहले प्रोडक्ट आएगा एंड बाद में सेल्स आएगा और वाइस वर्सा. फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करके चले, जो आपको देख रहे हैं, मान के चलते हैं, तो एक मैट्रिक्स होता है बिल्ड बाय पार्टनर वाला सीन. तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रायोरिटी एज अ एमवीपी लॉन्च क्या करनी चाहिए? आप बिल्ड करो और कुछ मत करो. आई थिंक अगर शुरू में ही अगर आप कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने की कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोशिश कर रहे हो, किसी और का प्रोडक्ट बाई करके या पार्टनर करके किसी को लॉन्च कर रहे हो, तो देन आपने वैल्यू ही क्या ऐड किया? आप मार्केट को टेस्ट कर सकते हो. एग्जांपल के लिए कोई एक एडटेक है, ठीक है, तो अब उसको एडटेक में मेन चीज इज कंटेंट, ना कि ऐप. तो पहले कस्टमर एक्वायर करो, Zoom पे कोर्स दिखाओ या कहीं और से कोई पार्टनर कर लो किसी के साथ में, वहां कोर्स दिखाओ. अपना गोल कोर्स दिखाना नहीं है, अपना गोल है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना प्लस ऑडियंस को टेस्ट करना कि क्या वो कोर्स लेना भी चाहती है. सो ये आपने बहुत सही चीज बोली, राइट? तो आपको फिगर आउट करना है कि आपका मेन वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो एंड दैट वैल्यू कैन नॉट बी पार्टनर्ड और बॉट. आपने अभी जो एग्जांपल लिया, सी एडटेक में लेट्स से योर पोटेंशियल वैल्यूज कैन बी आपने क्या ऐप बनाया, आपने क्या कंटेंट बनाया, राइट, और मे बी सम अदर वैल्यू, राइट. बट देन यू वुड से कि नहीं, हाईएस्ट वैल्यू इज इन द कंटेंट and not in the app. App is just a delivery mechanism, but content is what will make me stand out, right? So then you have to make your own content, right? आप अगर किसी और का कंटेंट लाके दे रहे हो तो फिर आपने क्या वैल्यू ऐड किया? बट आप किसी और का ऐप यूज़ कर सकते हो या किसी और कंपनी या किसी और कंपनी का ऐप आप लाके उसको पार्टनर कर लिए या बाई कर लिया या किसी और डेवलपर से आपने बनवा लिया. दैट इज ऑल ओके बिकॉज यू नो कि दैट इज नॉट योर key value proposition that you're or the key problem that you're solving, but content is the main problem that you're solving. तो मैं रैपिड फायर की तरफ आ रहा हूँ. ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स. ओके. एंड्रॉइड और iOS? Android. फंडिंग और बूटस्ट्रैप? Funding. एंजल और वेंचर? Venture. डेट और इक्विटी? Equity. वेज और नॉन वेज? Veg. बेस्ट फूड एवर कहीं का भी खाया हो? That was a pizza in Los Altos. बुक्स पढ़ते हो? मैं डोज ऑफ कर जाता हूँ जब भी बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट आई डू रीड सम बिजनेस बुक्स फॉर श्योर. कोई भी टॉप बुक्स बता दो जो कि बिजनेस रिलेटेड हो, जो आप बताना चाहो. बिजनेस में सो देयर इज अ बुक ऑन नेटफ्लिक्स का कल्चर which has been very impactful. There is a book called Hard Things About Hard Things. I think those would be top two. I think those are the two that I keep recommending, so I wouldn't dilute by saying other three. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारी ऑडियंस को. तो आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? ये लोग वो है जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं. मेरा ओनली एडवाइस ये रहेगा कि बिफोर जंपिंग इनटू
any business, any startup idea, see आप ये जो startup बना रहे हो, आपका गोल रहेगा कि एटलीस्ट 10 साल 20 साल तक ये स्टार्टअप थ्राइव करे, राइट? सो यू आर कमिटिंग योर सेल्फ फॉर 10-20 ईयर्स, विच मीन्स आप एटलीस्ट 5-6 महीने स्पेंड करो टू रियली अंडरस्टैंड कि वो क्या मार्केट है, एंड डू यू रियली लव इट, डू यू रियली एंजॉय इट, रादर देन जस्ट जंपिंग इन टू इट with one spark and 1 week of thinking, right? So just spend a lot of time on the initial days to figure out, hey, are you really excited and is this a large enough opportunity, because you're going to commit your next 10, 15, 20 years on that. तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, और जो बेस्ट सेक्शन लगा है उसको टाइम स्टैम्प के साथ नीचे जरूर डाल देना। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।